गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उनका आपको एनालिसिस करवा रहे हैं, जीके जीएस का। और काफ़ी स्टूडेंट्स की वहीं पे डिमांड आ रही थी कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए। तो आप टेलीग्राम पे बार बार बोल रहे हो, आप कमेंट्स के अंदर बार बार बोल रहे हो कि आप किसकी पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ का लिंक हमने इस बार इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड कर दिया। तो जो डायरेक्ट आपका पीडीएफ लेना है तो वो आपकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है वो इस वीडियो पे बने रहें, और हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे। और पीछे आपके जितने भी हम प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं उन सभी को हमने एक ही पीडीएफ के अंदर अपलोड करवा दिया है। तो वहीं से आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॉट पद्म विभूषण अवार्ड 2022 अंडर द पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके पद्म विभूषण, पद्मश्री और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, उन सभी को जरूर देख लेना, क्योंकि करंट से हर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे अवार्ड से। हर शिफ्ट्स के अंदर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था गुलाम नबी आज़ाद। इनको भी पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में ही मिला था, लेकिन इनको मिला था पद्म भूषण। हमसे पूछा गया है पद्म विभूषण। दूसरा आपको दिया गया था नटराज चंद्रशेखरन। इनको भी मिला था पद्म भूषण। और बिपिन रावत को मिला था आपका गैलेंट्री अवार्ड। तो कल्याण सिंह वो आपके थे जिनको मिला था पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट when did the Indian National Congress make the demand for a constituent assembly to make a separate constitution for India? फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की। उनका उनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिफरेंट फ्रेम बनाया जाए जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देखें। तो ये उनकी डिमांड रखी गई थी 1934 में। इसका डिटेल्ड जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एम एन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इंडिया के लिए 1934 में। इन 1934 द आईएनसी सेशन वाज हेल्ड इन बम्बई। जो 1934 में जिस सेशन की बात हो रही है वो आपका सेशन मुंबई में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट उस टाइम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ डिटेल्स है जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपको इनसे रिलेटेड ही आपको कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टैटिक में आपको पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके सेम होते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया? किस साल महात्मा गांधी ने अपनी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, मतलब सबसे ज़्यादा गांधी जी कब मतलब पब्लिक की नज़रों में आ गए थे, मेन इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये आए थे आपके 1916 में। महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे एट द ओपनिंग ऑफ BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इनको पब्लिक अपीयरेंस सबसे ज़्यादा मिली थी फर्स्ट बार, जो कि फरवरी 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू होली रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी टू फॉर्म गंगा इज नोन एज। जो दो आपकी होली रिवर्स है अलकनंदा और भागीरथी, जब ये जाके फॉर्म करती है गंगा को, जब ये दोनों मिलकर गंगा को बना देती है तो उस जगह को क्या कहा जाता है जहाँ पे ये दोनों मिलकर गंगा का रूप ले लेती है? तो उस जगह को कहा जाता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग इज अ पिलिग्रिमेज टाउन। देवप्रयाग एक बहुत ही होली प्लेस है जो कि आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, एज ऑफ दिसंबर 2021 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश? हमसे पूछा गया है 2021 के अकॉर्डिंग सबसे सेकंड लार्जेस्ट हमसे पूछा गया ट्रेड पार्टनर कौन है बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा ट्रेड बांग्लादेश किसके साथ करता है? तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो करता है चाइना के साथ 10 बिलियन की, जो कि आपका 21.53% है। और इंडिया के साथ करता है 5.8 बिलियन की, जो कि आपका 12.24% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। तो हमें सेकंड बताना था, तो सेकंड है आपका इंडिया और फर्स्ट आपका चाइना। भारत संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया था जो चौथी अनुसूची है वो किससे, मतलब फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे बोल रहा है, ये पता नहीं हिंदी में क्यों आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। तो फोर्थ शेड्यूल के आपको पूछा गया, तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर आपका आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे रुको मैं थोड़ा सा अलग से जूम करता हूँ। हाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया क्लास ऑफ एनिमल्स?
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एम्फीबिया क्लास कौन सी होती है। एम्फीबिया होती है जो आपके ऐसे जीव जो आपके पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के ऊपर मतलब ज़मीन की सतह पर भी रह सकते हैं, उनको बोला जाता है आपका एम्फीबिया। तो इनमें से आपको बताना कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एम्फीबिया के अंदर नहीं होती। सबसे पहले तो द एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इन्होंने बोला है जो एम्फीबिया की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल्स, जबकि इनके ऊपर स्केल्स हमको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स के मार्क्स के निशान होते हैं हमेशा। दूसरा हमको बोला गया था इन एम्फीबियंस टाइमोन रिप्रेजेंट द ईयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका, ये जो आँख के पीछे ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है आपका टाइम्पेनम। ये ही आपका काम करते हैं एज अ ईयर। और ईयर एज अ ईयर कैसे काम करते हैं आप देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। इन फ्रॉग्स एंड टोड्स द टाइमोनियम इज अ लार्ज एक्सटर्नल ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ये जो आपके आँख के पीछे है यही इसकी ही बात की जा रही है। ये क्या करती है, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आई। ये आपके आँख के पीछे होता है एम्फीबियंस के। इट डज नॉट प्रोसेस साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स को प्रोसेस नहीं करता। इट सिंपली ट्रांसमिट्स देम टू द इनर पार्ट ऑफ द एम्फीबियन ईयर। जो इनके अंदर की तरफ जो कान होते हैं इनकी बॉडी में, वहाँ तक ये साउंड्स को पहुँचाता है, विच इज़ प्रोटेक्टिव फ्रॉम द एंट्री ऑफ वाटर एंड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। जो कि आपकी प्रोटेक्शन करता है। कोई भी अगर ये पानी के अंदर रहते हैं, अगर इनका कान ओपन होगा तो कान के अंदर जाएगा डायरेक्ट पानी, लेकिन इनकी स्किन के ऊपर एक ऐसी ही ओवल शेप की स्किन लगी होती है जो कि पानी को अंदर जाने से रोकती है और साउंड्स को सिर्फ अंदर जाने के लिए ट्रैवल करती है। तो यही था आपका एम्फीबिया का जो सेकंड पार्ट है आपका टाइम्पेनम। थर्ड आपसे पूछा है एम्फीबियंस आइज आर विदाउट आईलिड्स, जो कि बिल्कुल ही गलत पॉइंट है ये देखिए। बल्कि फ्रॉग्स के अंदर तो डबल आईलिड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए जो आपको ट्रांसपेरेंट बॉडी ट्रांसपेरेंट पार्ट जो दिख रहा है आँख के ऊपर, इसको ही बोला जाता है आपका आईलिड्स। तो फ्रॉग्स के अंदर मैक्सिमम फ्रॉग्स के अंदर डबल आईलिड्स होते हैं, जबकि यहाँ पर बोला गया कि आईलिड्स होता ही नहीं। तो यही पॉइंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एम्फीबियंस की आइज है उनके ऊपर आईलिड्स होता है। द एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये बिल्कुल सही है, वो पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया विच हिल स्टेशन बिकेम द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जब कॉलोनियल रूल आ गया था इंडिया के अंदर तो कौन सा ऐसा हिल स्टेशन था जो ऑफिशियल रेजिडेंस बन चुका था कमांडर इन चीफ का इंडियन आर्मी के। तो ये था आपका शिमला का जो आपका हिल स्टेशन था, ये बन चुका था आपका ऑफिशियल रेजिडेंस किसका, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी जूम ऑन दिस, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है एस्कैरियस इज अ डिसीज कोज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग हेलमिंथ इज नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो ये जो आपका डिसीज़ का नाम लिखा गया है एस्कैरियसिस, ये होता क्या है। ये आपका मेनली एक डिसीज़ होता है। द डिसीज एस्कैरियस इज कोज्ड बाय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉल्ड एस्करीज। ये एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है आपका एस्करीज, आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। ये जो आपको बॉडी के अंदर दिख रहा है आपका, ये है राउंड वॉर्म। द राउंड वॉर्म इज अ पेल वाइट लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक वॉर्म दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ये आपको ह्यूमंस की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर एक वॉर्म, जैसे आप बोल सकते हैं एक बहुत ही सिलेंडर लंबा सा कीड़ा पैदा हो जाता है जो कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से आपको एस्कैरियास जो है ये डिजीज़ है ये हो जाता है। और ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो खुद का कोई खाना वगैरह नहीं बनाते, जो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं उनका खाना चुरा के खाने के लिए। जैसे बहुत से पैरासाइट्स आपके प्लांट्स भी होते हैं, जो बेल जिनको बोला जाता है, जो बेल दूसरे पेड़ों के ऊपर लग जाती है और फिर उन पेड़ों का खाना चुरा के वो खुद खाना शुरू कर देती है और पेड़ को सुखा देती है। सेम यही यहाँ होता है। ये जो आपका बॉडी में जो खाना बनता है ये उसको चुरा के खाता है और आपको धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से आपको जो बीमारी ये होती है एस्कैरियास। ये बीमारी हमको मेनली बोला जाता है कि जो आपके चिंपैंजीज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि चिंपैंजीज के आप देखोगे कई बार तो उनके बॉडी के बाहर भी निकल जाते हैं, इतना बड़ा ये वॉर्म हो जाता है उनकी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो लटकता रहता है वो पीछे। तो वही है ये आपका जिसको बोला जाता है आपका एस्कैरियोसिस डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का ये यहाँ पे पूछा गया था।
और विच रैंक एक 180 कंट्रीज, जिसके अंदर 180 कंट्रीज होती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस? तो इंडिया की रैंक 2021 में क्या थी? 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक थी 142। नॉर्वे पिछले 7 साल से रैंक 1 पे है, और इंडिया की 2023 के अंदर रैंक आई है आपकी 161। 142 से भी पीछे हट चुकी है इंडिया की रैंक, यहाँ पे 161 पे पहुंच चुकी है। तो बहुत ही एक इंडिया को सोचना चाहिए इसके बारे में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, जिसके अंदर हम प्रेस की इंडेक्स फ्रीडम को देखते हैं कि प्रेस अपनी फ्रीडम से कितना काम कर सकती है, कितना नहीं कर सकती। जबकि इंडिया में तो हम देख रहे हैं कभी किसी को रिपोर्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया, कभी किसी को, तो बहुत अभी अजीब सा चल रहा है। तो 161 रैंक अभी इंडिया की आ चुकी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के। इंडिया को इसके अंदर अपनी रैंक सुधारनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ। जो थिकनेस है ओजोन लेयर की एयर से लेके ग्राउंड तक जो डिस्टेंस वो नापा जाता है, वो किसके अंदर नापा जाता है? वो नापा जाता है आपका डॉप्सन यूनिट्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रटने का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। डॉप्सन यूनिट्स के अंदर उसको नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, नाट्य शास्त्र, अ संस्कृत हिंदू टेक्स्ट दैट डील्स विद परफॉर्मिंग आर्ट्स elucidates several gestures of Indian classical dances and according to it मोहिनीअट्टम is which of the following form of dance। तो मोहिनीअट्टम और लास्या, ये तो हमने आपकी जो डांस की वीडियो उसके अंदर कंबाइन ही लिखवा दिया था कि मोहिनीअट्टम जहाँ भी आपको दिख जाए, अगर लास्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मोहिनीअट्टम के साथ लास्या ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लास्या और किसी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर कमेंट में बताना कि मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है, किस स्टेट का ये डांस है, जिससे हमें भी पता लगे कितने बच्चे पुरानी वीडियोस देख रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन आपके पीडीएफ के अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर है वहाँ पे पूछे गए हैं। तो मोहिनीअट्टम का आप सभी को कमेंट के अंदर बताना कि मोहिनीअट्टम किस स्टेट का आपका डांस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्विक, निर्विक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी चेंज इट्स फॉन्ट, एक सेकेंड। निर्विक के बारे में आपसे पूछा गया है, निर्यात ऋण विकास योजना स्कीम announced in 2020 and 2021 यूनियन बजट रिलेटेड टू विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। जो निर्विक आपकी स्कीम है, निर्यात ऋण विकास योजना, ये किसके बारे में है कि यूनियन बजट में किस तरह से रिलेट करती है, क्या इसका काम है, तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। निर्विक स्कीम निर्विक स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो निर्विक स्कीम है एक इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है टू हेल्प स्मॉल स्केल एक्सपोर्ट्स एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो जितने भी हमारे स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ से सामान दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, तो उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इट ऑफर्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑल काइंड ऑफ स्मॉल स्केल एक्सपोर्ट्स। ये आपका इंश्योरेंस ऑफर करती है हर तरह के स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स के लिए, जितने भी आपके छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उन सभी को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एंड क्रेडिट गारंटी, और क्रेडिट की भी गारंटी देती है टू डीज एक्सपोर्टर्स। इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स। ये उनके इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करने में भी उनकी मदद करता है। तो निर्विक जो स्कीम है आपके टोटली इंश्योरेंस पे डिपेंड करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इंश्योरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। निर्विक स्कीम हमने शायद 2021 में आप सभी को पढ़ाया था, जब हमने पूरी स्कीम्स करवाई थी, तो उसके अंदर हमने इसको कवर किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पिछली वीडियोस देखते रहें और जितने भी एनालिसिस हो चुके हैं उनको जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे किस तरह का आपका सिलेक्शन पोस्ट के अंदर एग्जाम पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो आपकी यूनिट है, जिसके अंदर आपको मीटर किलोग्राम पर सेकंड के अंदर सिस्टम नापा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ओम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड एन ओम। ओम्स लॉ शायद आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता कमेंट में कर देना, हम एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके ऊपर डाल देंगे कि ओम्स लॉ क्या है और क्यों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर इंडियन सेंसस 2011, सेंसस से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है, सेंसस का कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है इसका। एज पर इंडियन सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आफ्टर हिंदी इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। हमने ये इस पॉइंट स्पेशली कवर करवाया था अपनी सेंसस की वीडियो के अंदर, जिस हिंदी के बाद मैक्सिमम सबसे दूसरी लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो वो बोली जाती है आपकी बंगाली। कोई भी इस पर तमिल उर्दू मराठी पे टिक मत कर देना, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज आपकी बंगाली ही है जो सबसे ज़्यादा आपके भारत में बोली जाती है हिंदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन
शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। शिल्प उत्पादन के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा आपका जो शहर था वो समर्पित था, जिसके मन के बनाना, खोल, कर्तन, धातु कार्य, मोहन निर्माण और भार निर्माण शामिल थे। इसके अंदर ये सभी चीज़ें आपकी बनाई जाती, तो उस जगह का नाम था आपका चन्हू दड़ो। तो चन्हू दड़ो आपका एक प्लेस था जहाँ पे आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर आता था, जिसके अंदर आपका शिल्पकार जितने भी थे वो सब यहाँ थे और यहीं से वो इन सभी चीज़ों का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट मी जूम ऑन इट। द बीबी का मकबरा, द बरियल प्लेस ऑफ औरंगजेब्स वाइफ। बीबी का मकबरा है जहाँ आपकी औरंगजेब की वाइफ को दफनाया गया था। रबिया उद दुरानी नियर औरंगाबाद सिटी इज एन इमिटेशन विच ऑफ द फ्लोइंग मोनूमेंट, जो कि आपका औरंगाबाद सिटी के अंदर है, मतलब उसके आसपास है। तो ये किससे सिमिलर है, कहाँ से इंस्पायर होकर इसको बनाया गया था? तो ये देखिए आपका ये ताजमहल का फोटो है और यहाँ पे आपका बीबी का मकबरा, तो ये एग्जैक्टली सेम बनाया गया था ताजमहल का रूप लेके, और ये बहुत ही सुंदर निर्माण इसका किया गया था बीबी का मकबरा का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल एट आगरा। कि जो बीबी का मकबरा है वो इंस्पायर किससे होकर बनाया गया, वो बनाएगा आपका ताजमहल से इंस्पायर होकर, बिल्कुल एग्जैक्ट ही कॉपी वहाँ पे बना दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें मतलब शेप्स वगैरह काफ़ी सेम है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो ये बहुत ही वास्ट पीछे तक खींचा गया है इसको, और यहाँ पे इसको सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है। तो ये अभी निर्माण की फ़ोटो है शायद जो हमें मिली है। तो ये था दोनों ताजमहल और बीबी का मकबरा, जो कि एग्जैक्टली सेम दिखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम वॉज लॉन्च टू रेज द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन फैमिली एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स। कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर आपको जो गर्ल चाइल्ड है उनके पॉजिटिव फैमिली को पॉजिटिव करने के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका बालिका समृद्धि योजना। अब ये बालिका समृद्धि योजना थी क्या? बालिका समृद्धि योजना वॉज अनविल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 1997। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। दिस वॉज डन अंडर द ब्लूप्रिंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था फॉर एनेबलिंग एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन द कंट्री। गर्ल चिल्ड्रन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर इसलिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। इट इज़ नोन टू बी मेजर इनिशिएटिव फॉर सपोर्टिंग एंड एजुकेशन बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये बहुत ही मेजर इनिशिएटिव था जिसके अंदर आपको गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, उनके बर्थ को सपोर्ट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। बालिका समृद्धि योजना विल कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। जबकि बालिका समृद्धि योजना थी इसके अंदर आपका शहर और गांव सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर स्कीम का लाभ उठा सकते थे। द बालिका समृद्धि योजना विल कवर गर्ल चिल्ड्रन इन फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जितने भी आपके बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर जो फैमिलीज हैं उन सभी को स्कीम का डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है, एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज हु वर बोर्न ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 1997। जितनी भी आपकी गर्ल चाइल्ड 15 अगस्त 1997 से बाद पैदा हुई हैं, बोर्न हुई है, वो सभी स्कीम का फ़ायदा आपका उठा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड डैश ऑन एवरी ईयर। तो ये तो सबको पता है, कारगिल जो आपका विजय दिवस है 26 जुलाई को मनाया जाता है। द वार केम टू एन ऑफिशियल एंड ऑन जुलाई 26, 1999। तो 1999 में जब ये आपका जो वार है वो बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका था विद द एविक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स फ्रॉम द ऑक्यूपाइड। जितनी भी वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली थी पोजीशंस, वहाँ वो सभी पोजीशन से उनको हटा दिया गया था। मतलब पोजीशंस का यहाँ पे मतलब है जिन जिन एरिया पे उन्होंने कब्जा किया था वहाँ से उनको भगा दिया गया था, उठा दिया गया था, गायब कर दिया गया था, दस मेकिंग इट एज कारगिल विजय दिवस। इसलिए इसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। इन जनवरी 2022 हु वाज स्worn इन एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन था आपका करंट से कि 2020 में फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी थी आपकी होंडुरास की? तो ये बनी थी आपकी सिमोरा कैस्ट्रो। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन थर्ड। तो इसमें कुछ ज़्यादा स्टडी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया था, इंडिया डिफेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल एट द श्री विमान रिचार्ज स्टेडियम इन एंटीगोन 5 फरवरी 2022। तो ये क्वेश्चन आपका अंडर 19 से पूछा गया था। क्रिकेट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोई टेस्ट सीरीज से पूछा जा रहा है, इंडिया और इंग्लैंड से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड के मैच से। तो अब की बार भी जो टेस्ट सीरीज आपकी हुई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज, इंडिया ने किस कंट्री को यहाँ पे हरा दिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में?
जो कि आपका सर विमान रिचर्ड स्टेडियम में हुआ था 5 फरवरी को। तो यहाँ पे इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था, जो कि अंडर-19 आपका मैच था। तो यहाँ पे भी इंडिया इंग्लैंड से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर थानेश्वर, इनमें से किस डायनेस्टी ने थानेश्वर के ऊपर रूल किया था? तो ये तो सभी को पता, पुष्यभूति जो आपकी डायनेस्टी है, इन्होंने इसके ऊपर रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, व्हेन वाज द मेजर एक्ट विच डिफाइंस द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स पास्ट? जो एक्ट था मेजोरिटी एक्ट, जिसके अंदर आपको विच डिफाइन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो कि आपको दिखाता है कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन कहाँ पे है, तो कब पास हुआ था? हुआ था आपका 1875 में। तो 1875 का ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एम्स में एक जंगल लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी आपके रमेश पोखरियाल ने। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द ओपियम एक्ट कम इनटू फोर्स टू रेगुलेट द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम। अब ये ओपियम होता क्या है? ओपियम ही एक तरह का नशीला पेड़ होता है, और उसके रेगुलेट करने के लिए एक नियम बनाया गया था, जो आपका 1857 में आया था। ओपियम को एग्जैक्ट नाम मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, शायद इसको, मतलब एक नशीला पेड़ होता है जो कि नशे में काम आता है। एग्जैक्ट वर्ड इसका मेरा अभी दिमाग में नहीं है, मैं आपको कमेंट डाउन में कर दूंगा कि ओपियम पेड़ कौन सा होता है। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसको करवा दूँ और इसके साथ आपको उसको फोटो भी दिखा दूँ कि क्या है ओपियम पेड़ आपका। तो जो भी था, हम ये थी आज की वीडियो, इसकी पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।